हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं वाइकिंग्स वाला सीजन 1 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वीडियो आई बटन पे दिया हुआ है, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि आज फैसले का दिन है। लिएफ और फ्रेडिस को कैद करके रखा गया है। लिएफ फ्रेडिस से पूछता है, क्या तुम्हें न्याय मिल गया? फ्रेडिस कहती है, हाँ मुझे न्याय मिल गया और बोझ हल्का हो गया। और फ्रेडिस को इस स्ट्रीट पे पूरा भरोसा है कि वो उन्हें सजा नहीं देगी। लेकिन लिएफ का मानना है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो क्रिश्चियंस जंग शुरू कर देंगे जिसमें बहुतों की जान जाएगी और ये ईस्ट ट्रेड नहीं चाहती है। और ईस्ट ट्रेड के लिए यही आसान होगा कि वो हम दोनों को मार दे। पर लास्ट में कहता है कि उसे फ्रेडिस पर नाज है। अब सुनवाई के समय ईस्ट ट्रेड फ्रेडिस से पूछती है कि तुम साबित कर सकती हो कि गुन्नर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। और फ्रेडिस अपने पीठ पर बने निशान के बारे में बताती है। क्रिश्चियंस ये देखकर चिल्लाने लगते हैं और ओलाफ मजाक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे किसी प्रेमी ने भी बनाया हो सकता है। ईस्ट ट्रेड कहती है कि पहले का टाइम अलग था, तुम बदला ले सकती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। और उसे फिर पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत है? और फ्रेडिस कहती है कि वो लड़ना चाहती है, अगर वो गलत है तो उसका भगवान उसका साथ नहीं देगा। और ईस्ट ट्रेड ओलाफ को लड़ने को कहती है, लेकिन ओलाफ किंग कनूट को कहता है कि इस गुनाह की गंभीरता को समझें और फ्रेडिस का धर अलग कर दे। फिर आता है हेरल्ड, जो फ्रेडिस के बचाव में कहता है कि अगर गुन्नार वाइकिंग्स के लिए एक अहम हिस्सा था तो गुन्नार के बदले हम अपने साथ फ्रेडिस का भाई लिएफ को रख सकते हैं, जो नाव का कप्तानी करना यहाँ सबसे अच्छा जानता है। और इसने तूफान में भी अपने नाव को ग्रीनलैंड से कैटीगट लाया। और जब फ्रेडिस की जान दांव पर होगी तो लिएफ हमें धोखा नहीं देगा। इसीलिए ईस्ट ट्रेड लिएफ को राजा कनूट की सेना में शामिल होने को कहती है और लिएफ मान जाता है अपनी बहन को जिंदा रखने के खातिर। अब राजा एथेलरेड को देखते हैं, जो अपने लोगों को ये बता रहा होता है कि कैसे उसने 1 साल पहले अपने राज्य से सारे वाइकिंग्स को मिटा दिया था। लेकिन उस दिन नॉर्वे के एक दल ने उनके गिरजाघर को तबाह कर दिया। लेकिन आज एथेलरेड ने उस गिरजाघर को फिर से खड़ा किया है। एथेलरेड को उसका सलाहकार गॉडविन बताता है कि उत्तर में वाइकिंग्स हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और एथेलरेड कहता है कि वो सही थी, वाइकिंग्स जरूर आएंगे। और एथेलरेड की तबीयत बहुत खराब है। हेरल्ड अपने बाबा के नाव लिएफ को संभालने देता है और कहता है कि एक दिन वो बड़ा नाव उसका होगा, लेकिन उसके लिए उसे पहले नॉर्वे का राजा बनना पड़ेगा। किंग कनूट उसी बड़े नाव में बैठता है और अपना परचम लहराता है। हेरल्ड फ्रेडिस से मिलता है और फ्रेडिस कहती है कि मैं यहाँ अपने काम से आई थी, लेकिन तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? और हेरल्ड कहता है कि हम कैटीगट से निकल रहे हैं और हमें लौटने में 5 महीने लग जाएंगे, इसलिए जाओ अपने भाई से मिल लो। फिर फ्रेडिस बंदरगाह जाकर अपने भाई लिएफ और अपने ग्रीनलैंडर साथियों से मिलती है और कहती है एक दूसरे का ख्याल रखना। और हेरोल्ड को अपना लॉकेट उतार कर देती है ताकि हेरोल्ड फ्रेडिस को इस लॉकेट के जरिए इन 5 महीनों में याद रख सके। अब नाव में ग्रीनलैंडर्स योहान और थॉमस से मिलते हैं। हेरल्ड यार गॉर्म और आर्ने को लिएफ से मिलाता है और गॉर्म लिएफ को बताता है कि वो लिएफ के पिता को जानता था। वो एक बहादुर नाविक थे और ओडिन के पक्के भक्त थे। पर गॉर्म एक पेगन है और वो क्रिश्चियंस के साथ नाव में नहीं जा सकता। लेकिन हेरल्ड उसे कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। लिएफ अपने नाव में सभी को कहता है कि अपने हथियार एक डब्बे में डाल दे। कोई भी हथियार लेकर नहीं बैठेगा, क्योंकि उस नाव में क्रिश्चियंस और पेगन्स दोनों हैं और कोई भी एक दूसरे पर हमला कर सकता है। लेकिन गॉर्म रखने से मना कर देता है और लिएफ कहता है कि यहाँ कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। ये सुनकर सभी अपना हथियार निकालकर उस डब्बे में रख देते हैं और गॉर्म को भी रखना पड़ता है, लेकिन वो एक हथियार छुपा कर रखता है। फिर सारे वाइकिंग्स कैटीगट से निकल जाते हैं लंदन के लिए। तो वहीं लंदन में बीमार एथेलरेड से मिलने उसकी बीवी महारानी एमा आती है और वहाँ राजकुमार एडमंड प्रेयर कर रहा होता है। एथेलरेड एमा को कहता है कि वाइकिंग्स आ रहे हैं और अपनी कुछ शर्तें लिखकर उसे देता है, जो एमा वाइकिंग्स को सुना सकती है। लेकिन एमा वाइकिंग से बात नहीं करना चाहती, बल्कि लड़ना चाहती है और चाहती है कि एडमंड मर्सिया जाए ताकि वो वहाँ के राजा एडरिक स्ट्रियोना से सेना लेकर लंदन में आए वाइकिंग से लड़ने के लिए। पर एथेलरेड को डर है कि एडरिक एडमंड की राजगद्दी हथिया लेगा और पूछता है तुम्हारे नॉर्वे वाले भाई का क्या? और एमा कहती है कि अगर हम अपनी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब नाव में बैठे हुए हेरल्ड, ग्रॉम और लिएफ के पिता एरिक के बारे में बात करते हैं और लिएफ बताता है कि वो ग्रीनलैंड गए थे क्योंकि उन्हें बेवजह लोगों को मारने की आदत हो गई थी।
लेकिन लिएफ ने कभी किसी को नहीं मारा। और गॉर्म कहता है कि पहली बार किसी इंसान को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। एमा अपने सेना को लंदन के एक पुराने रोमन किले में लेकर आई है और गॉडविन एमा से मिलने आता है और गॉडविन उसे पूछता है क्या ये सही है। एमा कहती है बिल्कुल, क्योंकि वाइकिंग्स भी मुझे तुम्हारे जैसा कमज़ोर ही समझेंगे। और एमा गॉडविन को एडमंड के साथ मर्सिया जाने को कहती है सेना लाने के लिए। गॉडविन पूछता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, फिर मुझे ही क्यों। एमा कहती है कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी अगर उन लोगों ने मर्सिया से सेना को नहीं बुलाया तो इंग्लैंड नहीं बचेगा, और अगर इंग्लैंड ही नहीं बचा तो वो लोग नहीं बचेंगे। एडमंड मर्सिया के लिए निकलता है और एमा एडमंड को समझाती है कि अगर एड्रिक मदद के बदले में कोई भी मांग रखता है तो तुम सीधा मना कर देना। एडमंड पूछता है कि मेरे लौटने तक बाबा नहीं रहेंगे ना। एमा कहती है तब तक तुम राजा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो ये राज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हैरोल्ड किंग कनूट के नाव में जाता है जहां ओलाफ और किंग कनूट प्लान बना रहे होते हैं और ओलाफ बताता है कि हमें साउथ से हमला करना चाहिए, जो इंग्लैंड कभी नहीं सोचेंगे क्योंकि साउथ में एक दलदल है। तभी मौसम खराब होने लगता है, लेकिन लिएफ के नाम में एक पेगन और एक क्रिश्चियन लड़ने लगते हैं, लेकिन लिएफ उन दोनों को शांत करवाता है। फिर ड्रेस ही स्ट्रीट के साथ बाजार घूम रही है और अपने भाई के लिए एक बलि खरीदती है और बदले में अपने गले का हार दे देती है। स्ट्रीट फ्रेडिस को बताती है कि यहाँ तुम्हें अलग अलग आस्थाओं वाले लोग मिलेंगे और अपने बारे में बताती है कि उसकी दादी एक महान अफ्रीकी परिवार से है और उनके दादाजी ने उनकी दादी को यहाँ लाया और उनके पिता भी एक महान योद्धा थे और आज वो कैटिगट की एक शासक है। मतलब कुछ भी मुमकिन है, बस दिमाग खुला होना चाहिए। अब फेड्रिस अपने भाई के सुरक्षा के लिए प्रेयर करती है और उस बलि को जलाती है। फिर रीस्ट्रीट वहाँ आती है और वो फ्रेडिस को कहती है कि तुम में जो आस्था है वो बहुत कम लोग में होती है और बताती है कि उसके पति भी बहुत धार्मिक थे, लेकिन फिर कुछ क्रिश्चियंस ने उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने को कहा और नाम मानने पर क्रिश्चियन ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया और उनका एग्जाम्पल बनाया, लेकिन असर उल्टा हुआ। वो सारे क्रिश्चियंस मारे गए। बदलाव आ रहा है और हमें तैयार रहना चाहिए। राजकुमार एडमंड और गॉडविन आराम करने के लिए रुकते हैं और एडमंड दुखी होकर कहता है कि उसमें राजा बनने की कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन गॉडविन उसे समझाता है कि खुद के अंदर झांकना ही साहसी बनने का पहला कदम है। किंग कनूट हैरोल्ड से पूछता है कि तुमने ग्रीनलैंडर यानी कि लिएफ में ऐसा क्या देख लिया जो तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। और हैरोल्ड कहता है कि उसके साहस के वजह से वो साहस दिखाने के लिए छाती नहीं पीटता, बल्कि अपने क्षमताओं को दिखाता है, और ये बात सब में नहीं होती। अब मर्सिया टैमवर्थ किले को देखते हैं जहाँ एडमंड एड्रिक स्ट्रियोन के साथ खाना खा रहा होता है और स्ट्रियोन 5000 सैनिक और 1000 घोड़े देने को मान जाता है, लेकिन वो सोच रहा है कि अपना सेना लंदन भेजने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे लगता है कि किंग कनूट उत्तर से वार करेंगे और वाइकिंग्स मर्सिया से होकर गुजरेंगे और उन्हें अगर रोकना है तो वो उन्हें मर्सिया से ही रोक सकते हैं। पर एडमंड इस पर कहता है कि एमा को ऐसा नहीं लगता और गॉडविन बताता है कि एमा एक नॉर्मन है, वो रोलो की वंशक भी है, इसलिए वो वाइकिंग्स के बारे में आपसे ज़्यादा ही जानती है। फिर स्ट्रियोन गॉडविन के पिता के बारे में बात करता है जो गॉडविन को अच्छा नहीं लगता। राजकुमार एडमंड स्ट्रियोना के बातों से तंग आकर कहता है कि आपको मदद नहीं करना है तो रहने दीजिए, लेकिन आप अपने इस बात पर कायम रहिएगा और जब मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा तो ये याद रखूंगा कि कैसे आपने एक राजा के आदेश को मना कर दिया। अब एडमंड के कॉन्फिडेंस को देखकर स्ट्रियोना थोड़ा हिल जाता है और कहता है कि एमा से कहने कि वो लंदन ज़रूर आएगा। सारे क्रिश्चियंस वाइकिंग यहाँ चैंटिंग कर रहे होते हैं और गॉर्म लिएफ पर चिल्लाता है कि तुमने हमें भटका दिया, और क्रिश्चियंस पे चिल्लाता है कि तुम्हारे भगवान भी हमारे कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और ग्रॉम फिर पूछता है कि दूसरी नाव कहाँ है। लिएफ ग्रॉम को जवाब देता है और कहता है कि मौसम सुधर रहा है और वो सभी पश्चिम की ओर जा रहे हैं और हम भटके नहीं हैं, शायद दूसरे भटक चुके होंगे लेकिन हम नहीं। और लिएफ ग्रॉम को कहता है कि हर बात पर क्रिश्चियंस पे इल्ज़ाम डालना बंद करो। फिर एक क्रिश्चियन ग्रॉम पे हंसने लगता है और ग्रॉम गुस्से में अपने छुपाए हुए हथियार से उस क्रिश्चियंस को मार देता है और खुद को उस नाव का कप्तान कहता है। और ग्रॉम फिर लिएफ को भड़काता है ये कहकर कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है, लेकिन लिएफ बिना हिचकिचाए ग्रॉम को मार देता है। अब मर्सिया से निकलकर एडमंड गॉडविन से उसके पिता के बारे में पूछता है। गॉडविन बताता है कि उसके पिता ऊंचे पद में थे और वो बहुत लालची थे और उन्होंने राजा के 24 जंग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। फिर रास्ते में राजकुमार एडमंड को घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और गॉडविन और सारे सैनिक घुटनों पर बैठ जाते हैं
और कहते हैं कि इसका मतलब अब आप हमारे राजा हैं, और सब राजा एडमंड की जय जयकार करते हैं। फेड्रिस देखती है कि ईस्ट्रिड ने उसका छुरा लौटा दिया और कहती है कि फेड्रिस उपसुला जाए और अपने भाग्य को जाने, और उपसुला वाइकिंग्स का सबसे धार्मिक स्थल है। ईस्ट्रिड का मानना है कि रैग्नारॉक यानी कि देवों का अंत हमारे ही जीवन काल में होगा, और फ्रीडिस ईस्ट्रिड के कहने पर उपसुला के लिए निकल जाती है। सारे वाइकिंग्स आखिरकार इंग्लैंड पहुंचते हैं और हैरोल्ड लीएफ के नाव में 2 लाश देखता है, एक क्रिश्चियन का और एक है गॉर्म का, और हैरोल्ड लीएफ के कान में जाकर कहता है वाइकिंग। और यहाँ वाइकिंग्स वाला सीजन 1 एपिसोड 2 खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।